हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 96 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 फार्मेसी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड इसके साथ में हम कुछ जीके एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपका नॉन फार्मा पार्ट रहता है डिफरेंट फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशंस में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी पार्ट से। सो पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज़ द फंक्शन ऑफ। तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन किसका फंक्शन है? ऑप्शन दिए गए हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए आपका जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे बात है टिश्यू की, तो टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सो जो आपका सेल है, बेसिक यूनिट है बॉडी की, तो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलकर के टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। एंड हमारी बॉडी में बेसिकली 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दोज आर एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये पाए जाते हैं। एंड इन सभी टिश्यूज़ का कुछ स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी के फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्रोटेक्ट करता है। देन सिक्रीशंस में रोल प्ले करता है, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू के हैं। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। देन मस्कुलर टिश्यू हमने देख लिया, ये बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपका बेसिकली अटैचमेंट के लिए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट फंक्शन है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू के। क्या क्या इसमें आ गए? अटैचमेंट आ गई, सपोर्ट आ गया, प्रोटेक्शन आ गया, स्टोरेज आ गया एंड ट्रांसपोर्ट आ गया। तो ये डिफरेंट फंक्शन है आपके कनेक्टिव टिश्यू के। देन आता है आपका फोर्थ टाइप का नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी की जो भी नर्व इम्पल्स कंडक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आपका काम होता है नर्वस टिश्यू का। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से मेन 4 आपके टिश्यूज़ होते हैं? तो ये आपके एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, ये 4 आपकी बॉडी में मेन टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज टर्म्ड एज। तो कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? सो दिस इज़ नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्या होता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में? इसमें बेसिकली आपकी कोरोनरी आर्टरी में फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा गया है। अदर टर्म्स के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अरिथमिया। तो अरिथमिया क्या है? जो हमारा हार्ट है उसका एक प्रॉपर रिदम होता है, जिस रिदम से वो वर्क करता है। तो अगर हार्ट का जो रिदम है, ठीक है, हार्ट रिदम या फिर हार्ट बीट जो है वो आपका इरेगुलर हो जाए, ठीक है, इरेगुलर वे में बीट करे आपका हार्ट, सो उस कंडीशन को कहा जाता है अरिथमिया। देन नेक्स्ट है आपकी मायोकार्डियल इस्केमिया। तो मायोकार्डियल इस्केमिया क्या है? सो हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे अगर इनएडिक्वेट फ्लो होगा, अगर ब्लड का क्या रहेगा? इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड, इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ पे? टू द पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा मायोकार्डियल इस्केमिया। देन आता है आपका एथ्रोसेक्लोरोसिस। एथ्रोसेक्लोरोसिस क्या है बेसिकली? सो हमारी बॉडी में जो हम फैट कंज्यूम करते हैं, सो फैट जिसमें मेनली आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो अगर फैट हमारा ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, क्या चीज़? फैट कहाँ पे डिपॉजिट हो जाए? ब्लड वेसल्स पे अगर डिपॉजिट हो जाए तो उसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, वॉल्स क्या हो जाएंगी? वॉल्स विल बिकम थिक, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। दिस कंडीशन इज नोन एज एथ्रोसेक्लोरोसिस।
तो ये डिफरेंट कंडीशंस आपकी हार्ट के रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक कंडीशन आती है आपकी टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या है? अगर हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज इन द हार्ट बीट, तो उस केस में उस कंडीशन को कहा जाता है टेकीकार्डिया। दूसरी टर्म आती है इसमें ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, ब्रेडीकार्डिया ऑपोजिट है टेकीकार्डिया का। क्या होता है इसमें? आपका डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। ये दोनों टर्म्स भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है? तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला आपका ड्रग कौन सा है इनमें से? वेंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और रिफेम्पिन। सो वेंकोमाइसिन जो है, वेंकोमाइसिन इज़ द इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल एंड आपका एंटीबैक्टीरियल एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अदर ड्रग्स की बात करूँ, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स की जो कि आपके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो इसमें आपके पेनिसिलिन्स आ जाते हैं। कौन से आ जाएंगे? पेनिसिलिन्स आ जाएंगे, सिफेलोस्पोरिन्स आ जाएंगे, सिफेलोस्पोरिन्स आ जाएंगे, देन साइक्लोसेरिन आ जाएगा, साइक्लोसेरिन आ जाएगा, देन बेसिट्रासिन आ जाएगा, बेसिट्रासिन, वेंकोमाइसिन। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरिथ्रोमाइसिन की, तो अरिथ्रोमाइसिन ड्रग क्या है? तो अरिथ्रोमाइसिन ड्रग जो है वो बेसिकली आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा और जो ड्रग्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन्स आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। क्लोरम फेनिकोल आ जाता है, क्लोरम फेनिकोल, देन क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन ये भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। लिनेजोलिड आ जाएगा, ये भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा बात करूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो आपका डीएनए गायरेज इनहिबिटर है। इट इज़ अ डीएनए गायरेज इनहिबिटर। तो जो भी आपके डिफरेंट फ्लोरोक्विंस हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया गया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये सारे आपके डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। देन बात करूँ रिफेम्पिन की, तो रिफेम्पिन क्या है? सो रिफेम्पिन जो है वो आपका डीएनए फंक्शन को इंटरफेयर करता है। इट इंटरफेयर द डीएनए फंक्शन। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल जो है, मेट्रोनिडाजोल भी आपका डीएनए फंक्शन को इंटरफेयर करता है। सो ये डिफरेंट आपके ड्रग्स एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड बाय स्मोकिंग। तो कौन सा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग से कोज होता है? तो यहाँ पे दिया गया है अस्थमा, एम्फिजिमा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसमें आपकी कंडीशन है एम्फिजेमा। सो ये कंडीशन जो है वो बेसिकली आपकी कॉज होती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कॉज होती है एम्फिजेमा। तो बेसिकली ये एक ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो अल्वियोलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, लंग्स में जो आपकी अल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो आपकी डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कॉज होता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे अस्थमा दी गई है। अस्थमा के बारे में देखें तो अस्थमा भी आपका एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। इट इज़ अ क्रॉनिक लंग डिजीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण या फिर मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं
एयरवेज के अराउंड मसल्स टाइट हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, मुश्किल आएगी ब्रीथ करने के लिए। तो ये आपकी कंडीशन है अस्थमा। देन बात करूँ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को सिंपल टर्म्स में बात करें तो इट इज़ नोन एज ओवर ब्रीदिंग, ठीक है, ओवर ब्रीदिंग या फिर हाइपर वेंटिलेशन, ये टर्म्स जो हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये कब अक्कर होगी, जब कोई भी पर्सन जो है वो ब्रीथ करेगा बहुत डीपली या फिर रैपिडली, या तो जल्दी जल्दी से ब्रीथ करेगा या फिर बहुत लंबा सांस जो है वो लेगा, तो उस केस में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंडीशन जो है वो हो सकती है। देना है नेक्स्ट टर्म आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो तब अक्कर होती है जब लंग्स जो हैं वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिमूव नहीं कर पाएंगे तो डिफ़िकल्टी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड और जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। एक और दोबारा रिपीट करता हूँ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स जो हैं वो बॉडी से सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के कैपेबल नहीं हो पाते हैं, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, जो कि आपको कंडीशन कॉज करेंगे। तो ये आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन हमने देख ली। अगर अदर डेफिनेशन के ऊपर, अदर टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड डिस्पर्स फेज थ्रू लिक्विड मीडियम अपॉन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो चार्ज डिस्पर्स्ड फेज है, उसकी मूवमेंट हो रही है कहाँ से, लिक्विड मीडियम के थ्रू, अपॉन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जा रहा है तो चार्ज डिस्पर्स फेज की मूवमेंट हो रही है लिक्विड मीडियम के थ्रू। लाइक यहाँ पे ये आपका लिक्विड मीडियम आ गया, यहाँ पे ये आपका चार्ज डिस्पर्स फेज है, इसकी मूवमेंट हो रही है इसके थ्रू पे, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना, जीटा पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है, एंड इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब एक टर्म है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी का ऑपोजिट जो है वो आपका रहता है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, ठीक है। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल इज द ऑपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन दूसरी टर्म की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी लिक्विड की मूवमेंट होती है, लिक्विड मूव करता है एक फिक्स्ड सॉलिड की थ्रू, ठीक है। ये आपका फिक्स सॉलिड है, इसके थ्रू लिक्विड जो है वो मूव करेगा जब भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पे जो है वो लिक्विड की मूवमेंट होगी फिक्स सॉलिड के थ्रू, एंड इसी का जो ऑपोजिट प्रोसेस है दैट इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इज द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये आपके डिफरेंट जो हैं वो इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनाज होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मिक्सचर इज और आर ऑफ द इरिवर्सिबल नेचर। तो मिक्सचर या मिक्सिंग क्या होती है, तो मिक्सिंग जब भी हम दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो आपकी हो जाती है मिक्सिंग इक्वल प्रोपोर्शन में, ताकि जब भी कोई सैंपल वहाँ से विड्रॉ किया जाए तो इक्वल प्रोपोर्शन दोनों का, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उनका इक्वल प्रोपोर्शन हमें मिले। सो मिक्सचर्स जो हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मिक्सचर्स। तो जो आपके पॉजिटिव मिक्सचर्स होते हैं दे आर द इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इसमें आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली ये आपके इरिवर्सिबल मिक्सचर्स होते हैं एंड इनको मिसिबल मिक्सिंग भी कहा जाता है, एंड ये आपके गैस एंड मिसिबल लिक्विड को डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो है वो मिक्सिंग करके फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉजिटिव मिक्सचर का।
दूसरा मिक्सचर आता है आपका नेगेटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर क्या है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, इनको मिक्सचर्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मिक्सिंग के लिए, एंड इनको प्रिपेयर करना जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें एग्जांपल अगर आप लेंगे तो कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको मिक्स करना है इमल्शन फॉर्म करने के लिए, तो वो आपका नेगेटिव मिक्सचर में आ जाएगा। थर्ड मिक्सचर है न्यूट्रल मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर क्या है, इट इज़ नीदर मिक्सिंग नॉर डीमिक्सिंग, मीन्स इसमें कोई भी टेंडेंसी नहीं है मिक्स करने की स्पॉन्टेनियसली और टू सेग्रीगेट जब इनको मिक्स किया जाता है। तो ये आपके एक तरीके के न्यूट्रल मिक्सचर होते हैं, ना ही इसमें मिक्सिंग हो रही है ना ही इसमें डीमिक्सिंग हो रही है। तो दीज आर द न्यूट्रल मिक्सचर्स। इसके अलावा मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली आपके लिक्विड मिक्सिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, सॉलिड मिक्सिंग के लिए रहते हैं एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए रहते हैं। तो लिक्विड के लिए आप देखेंगे तो इसमें आपका प्रोपेलर आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड के लिए प्रोपेलर आ जाएगा, देन टरबाइन मिक्सर आ जाएगा एंड पेडल मिक्सर जो है वो इसमें आ जाएगा। तो ये तीन जो है वो आपके लिक्विड मिक्सिंग के लिए मिक्सर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं सॉलिड मिक्सिंग की बात करूं तो सॉलिड मिक्सिंग के लिए आपका रिबन ब्लेंडर आ जाएगा, ठीक है, रिबन ब्लेंडर आ जाएगा एंड टम्बलिंग मिक्सर आ जाएगा। तो ये आपके सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए रहते हैं। दूसरा सॉलिड मिक्सिंग हो गया, तीसरा आपका आ जाएगा सेमी सॉलिड मिक्सर्स के लिए। तो सेमी सॉलिड मिक्सर में क्या रहता है, ये आपका एक प्लेनेटरी मोशन मिक्सचर रहता है, इट इज़ प्लेनेटरी मोशन मिक्सचर, या फिर इसमें आपका सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है ये भी आपका सेमी सॉलिड मिक्सिंग में आता है। इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रिपल रोलर मिक्सर की या फिर कोलॉइड मिल की, तो ये सारे आपके जो हैं वो सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल % डिफरेंस फॉर वेट वेरिएशन फॉर टेबलेट्स वेइंग 150 mg। टैबलेट का वेट दिया गया है कितना, 150 mg। सो 150 mg की टैबलेट के लिए कितना वेट वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल रहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। सो वेट वेरिएशन इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए सेम पैरामीटर्स रहते हैं, लेकिन यूएसपी के लिए आपके डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं। तो इन दोनों को ही अभी हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यानी कि 150 mg टैबलेट के लिए कितना % वेट वेरिएशन हो सकता है, तो ये आपका रहता है 7.5%। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम वेट वेरिएशन की, कि वेट वेरिएशन जो है वो हम कैसे चेक करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप 20 टैबलेट्स लेंगे, ठीक है, 20 टैबलेट्स को इंडिविजुअली वे करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली इसका वेट किया जाएगा एंड हर एक टैबलेट एंड 20 टैबलेट्स का इंडिविजुअल वेट लेकर के एवरेज वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब एवरेज वेट जो है वो कैलकुलेट हो गया है, अब उस एवरेज वेट से वेरिएशन चेक करेंगे कि इंडिविजुअल टैबलेट के कितनी वेरिएशन है उस एवरेज वेट से। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि 2 से ज़्यादा टैबलेट जो है वो एवरेज वेट से वेरी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, जो भी परसेंटेज यूएसपी एंड आईपीवीपी के अकॉर्डिंगली रहती हैं। अब ये परसेंटेजेस क्या रहती हैं, क्या % डिफरेंस हो सकता है, इसको एक बार देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एवरेज वेट। अब अगर कोई टैबलेट है, सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए सेम पैरामीटर्स हैं। तो अगर टैबलेट 80 mg की है, 80 mg की है या फिर उससे कम की है 80 mg और लेस, तो उस केस में 10% वेट वेरिएशन जो है वो चल सकता है, एक्सेप्टेबल है। अगर 80 से लेकर के 250 mg के बीच में है, देन द एक्सेप्टेबल रेंज विल बी 7.5%, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था 150 mg किस में आता है, 80 to 250 के बीच में आता है। अगर यही चीज़ आपकी 250 से ज़्यादा है, ठीक है, 250 mg से ज़्यादा है,
वेट वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज है इसकी 5। अब ये तो बात होगी इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली। अब यूएसपी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। परसेंटेज डिफरेंट की जो 3 रेंजेस हैं वो सेम रहेंगी, टैबलेट के एवरेज वेट में चेंज आएगा। अगर 130 mg की टैबलेट है या उससे कम की टैबलेट है तो वेट वेरिएशन आपका 10% एक्सेप्टेबल है। अगर 130 से लेकर के 324 mg है तो इस केस में 7.5% एक्सेप्टेबल है। एंड अगर 324 mg से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 324 mg से ज़्यादा है वेट वेरिएशन एक्सेप्टेबल वैल्यू इज़ 5%। सो ये इंडियन फार्माकोपिया एंड यूएसपी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आपकी वेट वेरिएशन है। सो क्वेश्चन जो है वो एज अ स्टेटमेंट के तौर पे ही मीन्स आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें मोस्टली बनता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया एन एलिक्सर कंटेन 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, व्हाट इज़ द प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हमें प्रूफ स्पिरिट फाइंड आउट करनी है कि इसकी एक एलिक्सर की जिसमें 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है। तो ये आपका प्रूफ स्पिरिट के लिए डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो रहते हैं। बेसिकली प्रूफ स्पिरिट क्या होती है, ये आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर, दो चीज़ें हम देखेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर, इनका जो मिक्सचर है उसी से डिफाइन किया जाता है प्रूफ स्पिरिट को। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रहती हैं। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है इट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100% प्रूफ स्पिरिट। PS से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। अब इसमें अगर आप 1% के लिए फाइंड आउट करेंगे, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, तो ये आपकी बन जाएगी 1.753 प्रूफ स्पिरिट। अब यहाँ पे जितने भी परसेंट के लिए पूछा गया होगा उससे सिंपल आपको 1.753 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उससे पहले हम यूएसपी के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं क्या इसमें रेंज रहती है। तो एज़ पर यूएसपी 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो आपका रहता है एज 100% प्रूफ स्पिरिट। मीन्स 1% कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 2% प्रूफ स्पिरिट। ये आपका यूएसपी के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया पूछा गया है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के लिए क्या था, तो इंडियन फार्माकोपिया के लिए प्रूफ स्पिरिट जो है वो आपकी परसेंट स्ट्रेंथ कितनी है मल्टीप्लाई बाय 1.753 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना स्ट्रेंथ दी गई है 42%, 42 को मल्टीप्लाई किया 1.753 के साथ में, तो सिंपल आपका आंसर आएगा 73.8 एज पर इंडियन फार्माकोपिया। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेम मैंने आपको यूएसपी के अकॉर्डिंगली बता दिया है क्या फार्मूला रहता है, तो उसको आप अप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि क्या प्रूफ स्पिरिट जो है वो इसकी होने वाली है अकॉर्डिंग टू यूएसपी। बस कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना एंड एज पर यूएसपी मेंशन कर देना। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिनीमेंट। लिनीमेंट्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो अकॉर्डिंग टू लिनीमेंट आपकी डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। सो अल्कोहलिक, ऑयली और सॉफ्ट सोल्यूशन ऑफ इमल्शन। सो लिनीमेंट्स बेसिकली आपके अल्कोहलिक इन नेचर होते हैं, ऑयली एंड सॉफ्ट सोल्यूशंस होते हैं या फिर इमल्शन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन अप्लाइड विदाउट रबिंग, ठीक है, विदाउट रबिंग नहीं, विद रबिंग या विद फ्रिक्शन जो है वो लिनीमेंट्स को अप्लाई किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट रहेगी। अदर स्टेटमेंट्स हैं, नॉट अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, ब्रोकन स्किन के ऊपर लिनीमेंट्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। देन अप्लाइड विद ब्रश, ब्रश के साथ लिनीमेंट्स को अप्लाई किया जाता है। तो ये डिफरेंट इसमें स्टेटमेंट्स हैं। सो इसमें आपकी स्टेटमेंट बी जो है वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू लिनीमेंट्स। यहीं पे अगर मैं लोशंस की बात करूं, क्योंकि लिनीमेंट एंड लोशन
इसके ऊपर डिफरेंसेस जो हैं वो मेन डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा। ये आपका अल्कोहलिक ऑयली सॉप सॉल्यूशन है लिनीमेंट, जबकि लोशन जो है वो आपका एक्वस रहता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है और सस्पेंशन इन एक्वस मीडियम। तो ये आपका रहता है लोशन। इसको अप्लाई किया जाता है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट रबिंग जो है वो किसको अप्लाई किया जाता है, लोशंस को। एंड इनको ब्रोकन स्किन के ऊपर भी अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। एंड इनको अब्जॉर्वेंट मटेरियल के साथ अप्लाई किया जाता है, किसके साथ, अब्जॉर्वेंट मटेरियल के साथ अप्लाई किया जाता है लोशंस को। अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो लिनीमेंट में आपका एग्जांपल आ जाएगा कैम्फर लिनीमेंट, एंड लोशंस में आपका एग्जांपल आ जाएगा कैलामाइन लोशन। तो कैलामाइन लोशन में आपका जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड जो है वो केमिकल कंपोजिशन रहती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म हैज़ द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। इनमें से किस डोजेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहेगी। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन एंड टैबलेट। सो जब भी आप कोई डोजेज फॉर्म लेंगे, सो अगर आपने टैबलेट कंज्यूम की है तो टैबलेट जब आप इनटेक करेंगे ओरली तो वो सबसे पहले आपकी सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगी। सॉल्यूशन फॉर्म में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में, उसके बाद में ही आपकी जो है वो अब्जॉर्प्शन एंड देन बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन एंड टैबलेट दिया गया है। सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा, मींस स्टार्टिंग का स्टेप जो है वो आपके ख़त्म हो गए हैं। सो जिसकी वजह से सॉल्यूशन की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी इमल्शन एंड सस्पेंशन में आपके कुछ डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करती हैं जिसकी वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, तो उस वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन जो है वो कम रहती है। देन टैबलेट कैप्सूल्स की सबसे कम रहती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बायोअवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। तो बायोअवेलेबिलिटी बेसिकली क्या है, सो इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट, इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग जो कि आपका अनचेंज्ड फॉर्म में होगा, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। ठीक है, वो आपका रहेगा बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट रूट्स के लिए डिफरेंट रहती है। ठीक है, सो पेरेंट्रल रूट, उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं इंट्रावेनस की बात करूं तो यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है। इससे कम जो है वो आपकी ओरल रूट की रहेगी, ओरल रूट से कम आपकी रेक्टल रूट की रहेगी, एंड रेक्टल रूट से कम आपकी टॉपिकल रूट की रहेगी। अगर रूट के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपका सिंपल सा पैरामीटर है, पेरेंटल की सबसे ज़्यादा, उससे कम ओरल की, उससे कम रेक्टल की, एंड उससे कम टॉपिकल की। एंड यहीं पे अगर आपको डोजेस फॉर्म के बारे में देखना है तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन से कम इमल्शन, देन उससे कम सस्पेंशन, एंड उससे कम टैबलेट्स की या फिर कैप्सूल की। तो ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी का हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस फार्मा सेक्शन से कंप्लीट होते हैं। अभी हम मूव करेंगे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट हमने कल जो है वो डिस्कस कर लिया था हमने नंबर सिस्टम के ऊपर। आज हम 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे, नॉट MCQs, LCM एंड SCF के ऊपर। सो LCM क्या होता है, LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड SCF क्या होता है, SCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन्हीं के ऊपर जो है वो 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, बुक मैंने आपको बताई थी RS अग्रवाल से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम एक शॉर्ट से डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio of 3:4, देयर LCM इज़ 84, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स का रेशो दिया गया है
3:4 एंड उनका एलसीएम जो है वो 84 दिया गया है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों नंबर क्या क्या रहेंगे। सो सॉल्यूशन देखेंगे तो हमने दोनों नंबर 3:4 रेशो में दिए गए हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मीन्स हम एक वेरिएबल x अज्यूम कर लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 3x जो है वो एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर आपका 4x हो गया। अब एलसीएम इन दोनों का क्या है? तो एलसीएम 3 4 ज़ा 12, सो 12x जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा। सो 12x इन दोनों नंबर्स का अगर एलसीएम हो जाता है तो 12x जो है एलसीएम हमें गिवन भी दिया गया है 84। तो यहाँ पे सिंपली हम इक्वेशन को चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 12 जो कि आपका इक्वल रहेगा 7 के। तो 7 के इक्वल है तो हमारे पास दो नंबर कौन से थे? एक था 3x, दूसरा था 4x। 3x में x के आगे आपका 7, तो 7 3 ज़ा 21 एंड 4x 4 7 ज़ा 28। तो ये दोनों आपके नंबर्स इसमें रहेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी इजी वे में आप इन रेशोज़ को जो है वो, अगर रेशो में दिया गया है एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ दिया गया है तो इस वे में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड द एलसीएम इज 693, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 77 फाइंड द अदर। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? हमें बोला गया है दो नंबर है, मान लो ए एंड बी, ये दो नंबर हैं। इनका एचसीएफ दिया गया है कितना? 11। एलसीएम दिया गया है 693 और इन दोनों में से एक नंबर मान लो ए की वैल्यू दे दी गई है 77, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप बेसिक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ के केस में क्या रहता है। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, इनका कुछ एलसीएम है एंड कुछ इसका एचसीएफ है, तो जो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट रहेगा लाइक ए इंटू बी, वो आपका एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ये एक कंडीशन इसमें रहती है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आएगा एंड इस कंडीशन से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर भी दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है। सिंपल आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको सेकेंड नंबर मान लो बी फाइंड आउट करना है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा एचसीएफ का एंड एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम है आपका 693, एचसीएफ है आपका 11, इन दोनों का प्रोडक्ट। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ए यहाँ पे डिवाइड में होगा एंड ए कितना दिया गया है? 77। नो, अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 7 ज़ा एंड यहाँ पे ये 9 ज़ा 99, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 99। तो ये बात होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 592 एंड 518। इफ द सम ऑफ द नंबर्स वी 296, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो सम एंड डिफरेंस है वो दिया गया है। तो यहाँ पे सम दिया गया है 592 एंड डिफरेंस दिया गया है 518। तो यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने पे क्या होगा? L प्लस L 2L हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा एंड 592 प्लस 518 ये आपका 1110 आ जाएगा। तो इसमें हम L फाइंड आउट कर लेंगे 555। ठीक है, अब हमारे पास L आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो L मीन्स एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया, इसी को इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ एच भी आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब बोला क्या गया है कि अगर सम ऑफ द नंबर्स इज 296, दो नंबर्स का सम जो है वो 296 है, मीन्स ए प्लस बी जो है वो 296 है। तो ए नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा? 296 माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को हम लेंगे, ए को हम लिख देंगे 296 माइनस बी और बी जो है वो एज इट इज़ बी रहेगा। सो दैट सॉल्व करने में हमें एक वेरिएबल पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो आपका इक्विवेलेंट रहता है उन दोनों नंबर के मल्टीपल के। तो एक नंबर हमारे पास आ गया बी, दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 296 माइनस बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये इक्वल रहेगा आपका एलसीएम के, एलसीएम कितना आया था
555 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना था 37। अब इस इक्वेशन को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरी इक्वेशन सॉल्व की गई है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, x आइदर 185 होगा या फिर 111 रहेगा। तो यही दो नंबर जो हैं वो आपके बनेंगे 111 और 185। तो इस तरीके से भी आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ऑफिसर 2006 का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपका CPU 2007 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिविजिबल बाय 16, 24, 30 और 36 लीव्स द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस। ठीक है, हमें 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इन 4 नंबरों से अगर हम इंडिविजुअली भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एक के केस में रिमाइंडर जो है वो 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता कौन सा है। तो ये आपका रहेगा 5 बार 9 लिखेंगे, 99,999 इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो इनका LCM कितना आ जाएगा 720। आप इजीली इस वे में जैसे हम सॉल्व करते हैं LCM को 16, 24, 30 एंड 36। तो इस वे में आप इसको पूरा LCM जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बिकम 720। अब जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है उसको हम 720 से सिंपली डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 639। अब जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है ऐड करेंगे तो वो आपका 6 डिजिट बन जाएगा। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर में से 5 डिजिट में से 639 हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 99,360। ठीक है, ये नंबर जो है वो 16, 24, 30 और 36 इन सभी से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या है, हमें रिमाइंडर 10 भी चाहिए। तो इस नंबर में हम सिंपली 10 ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा, रीमा एंड मीना begin to jog around a circular stadium and they complete their revolution in 54 seconds, 42 seconds, 63 seconds respectively. After how much time they come together at the starting point? ठीक है, come together। ठीक है, तो अगर आप LCM की फुल फॉर्म देखेंगे इट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन चीज़ इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें कॉमन चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कब वो सारी लेडीज़ जो हैं वो एक साथ मिलेंगी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगी। तो इस केस में हमें LCM फाइंड आउट करना होता है जब भी हमें कॉमन चीज़ के बारे में पूछा गया हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया होगा HCF, तो उस केस में आप HCF फाइंड आउट करेंगे। तो LCM यहाँ पे आप सिंपली फाइंड आउट करेंगे तो ये 378 बन जाएगा। तो 3 गर्ल्स है जो कि कम टुगेदर होंगी 378 सेकेंड पे, यानी कि 6 मिनट एंड 18 सेकेंड पे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेटमेंट के वे में दिया जाता है लेकिन चीज़ जो है वो काफ़ी सिंपल रहती है। तो यहाँ पे आज के हमारे 5 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका रहेगा जीके का। तो जीके में हमने कल जो है वो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक बार शॉर्ट रिवीजन हम देख लेते हैं। उसमें हमने 4 पीरियड्स देखे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। एक आपका था पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा आपका था मीज़ोलिथिक पीरियड, तीसरा था आपका नियोलिथिक पीरियड एंड चौथा था आपका चैल्कोलिथिक पीरियड। अब इन चारों पीरियड की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी वो हमें याद रखनी है। पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस पहली बार अपेयर हुए थे इस फेज़ के एंड पे। हंटिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी पैलियोलिथिक पीरियड में ही। एंड क्वार्टजाइट से बने हुए स्टोन टूल्स जो हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिले थे। देन आता है आपका मीज़ोलिथिक।
इसमें आपका बेसिकली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुई थी, बेसिकली आपके डॉग्स की डोमेस्टिकेशन। एंड माइक्रोलिथ्स कैरेक्टरिस्टिक टूल जो है वो उनका यूज़ इसी पीरियड में किया गया था। इसके अलावा भीमबेटका का लोकेशन हमने देखी थी, जो कि आपकी एंशियंट केव्स के लिए जानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की पिक्चर्स जो हैं वो केव्स के ऊपर बनाई गई हैं। देन नेक्स्ट आपका था नियोलिथिक पीरियड, जिसमें आपका फायर एंड व्हील के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। एंड देन आता है आपका चैल्कोलिथिक पीरियड। तो चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो बेसिकली आपका, इसमें कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स का यूज़ जो है वो इसी पीरियड के दौरान किया गया था। एंड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस किस पीरियड में हुई थी, वो भी आपकी चैल्कोलिथिक पीरियड में ही हुई थी। बाकी वोल को वर्शिप करना, वेनरेट करना मदर गॉडेस को, ये सारे काम जो है वो चैल्कोलिथिक पीरियड में हुए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का ही टॉपिक हम आज इसमें कवर कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है उनमें से एक आती है। इसका आपको टाइम पीरियड जो है वो याद रखना है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंगली ये 2500 से लेकर के 1750 BC के बीच में ये रही थी। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंडस वैली साइट्स, जो कि डिस्कवरी की गई हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो ये आपको साइट का नाम याद रखना है। पहली बात, किसने उसको डिस्कवर किया, उसके नज़दीक में अगर कोई रिवर है तो वो आपको याद रखनी है, या उसकी कुछ खासियत है उस पर्टिकुलर साइट की, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। सो सबसे पहली साइट आती है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा साइट जो है वो आपकी रावी रिवर के नियर जो है वो सिचुएटेड है इन द मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है। एंड इसको किसने खोजा था, इट वाज एग्जकेवेटेड बाय दयाराम सहनी। कब खोजा गया था, इट इज़ इन 1921 to 23 में। जो इंडस सिविलाइजेशन है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में ही इंडस सिविलाइजेशन नाम जो है वो पड़ा था। यहाँ पे स्टोन डांसिंग नटराजन की जो है वो मूर्ति जो है वो पाई गई है। सिमेट्री 37 जो है वो ये भी यहीं पे पाए गए हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। क्या क्या याद रखना है इसमें, रिवर याद रखनी है, दयाराम साहनी याद रखने हैं, रिवर रावी है, एंड ईयर 1921 से 23 जो है वो इसमें आपको याद रखना है। दूसरी साइट है आपकी मोहनजोदारो, जिसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। इसमें आपको रिवर याद रखनी है, इंडस रिवर, जो कि आपका पाकिस्तान के सिंध में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसको किसने एग्जैकेवेट किया था, इट वाज एग्जैकेवेटेड बाय R.D. बनर्जी इन 1922। कब किया था, 1922 में। इसमें जो मेन बिल्डिंग्स हैं उसमें आपकी ग्रेट वाथ आ जाती है, ग्रेट ग्रेनरी, कॉलेजिएट बिल्डिंग, इसके अलावा असेंबली हॉल, डांसिंग गर्ल मेड ऑन ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें देखी जाती हैं। बाकी पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा स्टील, फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन एक्सेट्रा, तो ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो मोहनजोदाड़ो में देखी गई हैं। नेक्स्ट साइट है आपकी चनहुदारो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के अराउंड ही है। डिस्कवर किया था NG मजुमदार ने 1931 में। इकलौती ऐसी साइट है, इंडस साइट है, जिसमें सीटाडेल नहीं है। ठीक है, सीटाडेल नहीं है। एंड इसमें ब्रॉन्ज फिगरेन्स ऑफ वुलक कार्ट एंड एकाज ये पाए गए हैं। एंड स्मॉल पोर्ट सजेस्टिंग एन इंक पोर्ट, ये इसमें फाइंडिंग्स जो हैं वो ये देखी गई थी। कहाँ पे, चनहुदारो, सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपका लोथल गुजरात में, जिसको डिस्कवर किया SR राव ने 1954 में। रिवर है भोगावा, एंड अ पार्ट ऑफ द टाउन वाज डिवाइडेड इनटू सीटाडेल इसमें था, एंड लोअर टाउन एंड डॉकयार्ड। इन एविडेंस ऑफ राइस के एविडेंस भी यहाँ पर देखे गए हैं लोथल में। देन नेक्स्ट है आपका कालीवंगन। कालीवंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये आपका राजस्थान में है।
इसको डिस्कवर किया BV लाल ने। किस ईयर में? 1961 में। ये आपकी सिचुएटेड है गागर रिवर के अराउंड। इसमें आपका प्लग्ड फील्ड, वुडन फ्यूरो, 7 फायर अल्टर्स, बोन्स ऑफ कैमल एंड एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्यूरियल नेमली सर्कुलर ग्रेव एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव। ये आप पढ़ लेना आराम से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई हैं। देन आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लूनी रिवर के पास में जो है वो पाया गया है। किसने इसको डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर बाय JP जोशी। कब डिस्कवर किया? 1967 से 68 में। इसमें एक यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पाया गया। इकलौती ऐसी साइट है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन एंड अ स्टेडियम। देन नेक्स्ट साइट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ सुरकोतला। तो सुरकोतला जो है वो आपकी गुजरात में है। इसको डिस्कवर किया सेम JP जोशी ने ही। कब डिस्कवर किया? 1972 में। यहाँ पे हॉर्स के एविडेंस जो है वो पाए गए हैं। ओवल ग्रेव, पिट बुरियल्स एंड सिमिंगली पोर्ट सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। नेक्स्ट इंडस वैली साइट है आपकी वनावली, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, ये आपका सरस्वती रिवर के ऊपर है। इसको RC बेस्ट ने डिस्कवर किया था 1973 में। इसमें आपके प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर दोनों के ही एविडेंस जो हैं वो पाए गए हैं। यहाँ पे लैग्ड सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम देखा गया था एंड गुड क्वालिटी वार्ले के एविडेंस जो हैं वो आपके वनावली में ही देखे गए हैं। नेक्स्ट आपका रखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके इंडस वैली साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आइदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई, रिवर के बारे में पूछा जा सकता है, आपका स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, किसने डिस्कवर किया है, कौन ईयर में किया था। तो वो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सो आज हमने फार्मा के 10 MCQ क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में LCM SCF कवर कर लिया एंड GK में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कवर कर लिया है। ये जो आपको GK का पोर्शन मिल रहा है, ये आप अरिहंत की एक स्मॉल नोट्स टाइप बुक मिलती है, काफ़ी छोटी सी बुक, उसमें आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको RS अग्रवाल में कंटेंट मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं। अराउंड 500 से 1000 रुपये के बीच में आई थिंक बुक होगी ये, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टडी करना है। अगर आपको परचेज़ नहीं करना है तो यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ पे आप कोई भी SSC का फ्री क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी, फास्ट ट्रिक्स भी उसमें आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।